इजराइल की लड़ाई बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच रही है, खास करके परमाणु मिसाइल्स को लेकर के और परमाणु ठिकानों को लेकर के चिंता का विषय इस बात का है। और सबसे बड़े खिलाड़ी जिसकी चर्चा हम कल भी कर चुके हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ये खेल कर रहा है। अब उन्होंने कह दिया, एक दिन कहा था कि बस वार्निंग है, अभी कल खाली करो, सरेंडर करो, अब कह दिया 2 हफ्ते में दे रहा हूँ, 2 वीक्स में इंतजार करूंगा डिप्लोमेसी के लिए। इसका मतलब है वो कहें कि लड़के दोनों जितने बर्बाद हो जाएं, जो यूक्रेन और रूस में भी कर रहे हैं। मतलब हम अमेरिका विरोधी नहीं है, लेकिन उनके रुख से एक बार धमकी देते हैं, अगले दिन फिर कहते हैं कि 2 हफ्ते देना है। तो युद्ध को रोकना, यदि वो शांति चाहते हैं तो रोकने के लिए पहले इजराइल को कह सकते हैं। और उनके इस दुविधा के बीच में दूसरी तरफ बड़ा जो मुद्दा यह है कि ईरान इस बात के लिए अभी भी स्पष्ट नहीं है। उसका कहना है न्यूक्लियर, हम जो हमारी उसकी परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग कर रहा है, जैसे भारत भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है। ये ठीक है कि भारत तो परमाणु शक्ति संपन्न अपने को घोषित किया हुआ है, ईरान बार बार ये कहता है। और आज की दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट भी वहां काम करते हैं। देखिए, यूरोप वैसे कहने को कुछ भी हो, इसराइल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, आज से नहीं, मेरा अनुभव है, मैं कई वर्षों पहले, समझिए आप 96 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ईयर का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जब हम ईरान भी गए थे तब भी हमने कुछ ऐसे जो उनके इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी देखे हैं। और तब भी ये माना जाता था कि भाई वो कोशिश करते हैं कि हम कैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े, भारत के साथ संबंधों से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसका कैसे प्रयास शांति के लिए उपयोग हो सकता है। इसलिए भारत के साथ मित्रता रही है। तो ये सही है कि हम ये जानते हैं कि वो अपने आप को अमेरिका से, उसकी चूंकि लड़ाई रही है, और हम भी क्योंकि एक तरह से ऐसा बड़ा हाई लेवल एडिटर्स का डेलीगेशन था, इस दृष्टि से कई चीजें समझने को मौका मिला। और कट्टरपंथी भी वहां है, लेकिन आधुनिकीकरण भी है। और तभी हमें ये भी बताया गया था कि देखिए, काहे जितने ही ये यूरोप और अमेरिका कहता है, लेकिन दूसरे नामों से, कंपनी के नामों से वो वहां आते भी हैं और काम चलता रहता है। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि मेरा व्यक्तिगत रूप से जानकारी रही है। आज ये सुना तो इससे मुझे मालूम हुआ कि हाँ, ब्रिटेन ने खुद दावा किया है कि भाई हम वहां पर हैं। और ब्रिटेन और यूरोप के प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ बातचीत करने के लिए जिनेवा में आज पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं ईरान को सजा देना है, और नेटो का एक बड़े पार्टनर देश, जिसको कह सकते हैं ब्रिटेन और यूरोप, दोनों ईरान के साथ न्यूक्लियर के मुद्दों पर वार्ता करने के लिए जिनेवा में बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि देखिए, डबल स्टैंडर्ड, डबल मानदंड, और जनता उससे तबाह होती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, पहले उन्होंने हॉस्पिटल पर भी ईरान ने हमला किया, उससे वहां जितनी भी क्षति हुई, लेकिन बहुत ये किसी भी युद्ध के नियम के, और बल्कि मानवीय आधार पर भी, युद्ध का नियम हो या ना हो, यूएन का नियम हो ना हो, इजराइल के लिए हो या ईरान के लिए हो, मासूम लोगों की हत्या जिसमें होती हो या जिन पर हमला बम से होता हो, उसकी भर्त्सना दुनिया को करनी चाहिए। और उस पर बड़ा कड़ा ही रुख सबको रखना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए आज के आधुनिक युग में। अब क्या है, उसके बाद इसी तरह फिर ईरान ने किया है दूसरा हमला, उनके माइक्रोसॉफ्ट जहां पर उसका है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो दुनिया भर में फैला हुआ है, उसके ऑफिस वहां पर भी है, वर्ल्ड में है, और उससे भी जो एआई का उसका काम है उस पर। लेकिन इजराइल आधुनिक टेक्नोलॉजी में, और मोसाद, ये भी याद रखने की बात है हमारे दर्शकों के हिसाब से भी, कि किस तरह से आईएसआई की चर्चा सीआईए की ज्यादा होती है। भारत का भी रॉ है, लेकिन भारत रॉ ऐसी कोई विदेश में कोई गतिविधि ऐसी नहीं करता है जो वहां पर घटना हो। लेकिन मोसाद है, सीआईए है दुनिया की, और केजीबी रशिया की। चाइनीज अपना काम करते हैं, लेकिन उतना उनका विस्तार नहीं है जितना सीआईए केजीबी का है। तो मोसाद को अब एआई के उतनी अब आवश्यकता है, उससे अधिक उनके पास भी बहुत जीनियस लोग रहे हैं। उस गुप्तचर तंत्र के आधार पर ही उन्होंने कई महीनों, वर्षों की तैयारियां करते रहे कि ईरान से उनको सबसे अधिक, क्योंकि इजराइल ये भी जानता है कि अमेरिका पर कितना भरोसा करेंगे। ईरान यदि ये परमाणु हथियार बना लेगा तो पूरे इजराइल को खत्म कर सकता है। वही बात है जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के आधुनिक मिसाइल्स, जिसको हम परमाणु मिसाइल्स कहते हैं, यदि वहां हाफिज सईद का कब्जा हो जाए, अजहर का कब्जा हो जाए, वही लोग चलाने लगे, तो उनको तो वो सेना से भी अधिक कोई नियम अनुशासन तो मानने वाले नहीं है। और ट्रम्प की बात को सुनने को छोड़िए, वो तो कहीं भी किसी की बात नहीं मानेंगे और जाके कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। यही खतरा इजराइल कहता है। इसलिए हम दोनों की तुलना, हमारा और उनका, गाजा के साथ उनका जो स्थिति है, मामला है, वो अलग है। लेकिन ईरान के साथ संघर्ष में
और इसीलिए रशिया भी अभी बैठा है, रशिया ने चेतावनी दे दी। चाहे ट्रम्प ने, चूंकि ट्रम्प अभी कहते हैं 2 हफ्ते, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, वो 2 घंटे बाद फिर से एक बटन दबाना शुरू करते हैं और अपने उसको आदेश दें। अनरिलायबल लीडरशिप अमेरिका की ऐसी मैंने पिछले कितने ही राष्ट्रपतियों को देखा सुना, मैंने कहना चाहिए कि उनको बार फॉलो करना अमेरिकी राजनीति को भी। ऐसा राष्ट्रपति मैंने विश्व में नहीं देखा जो हर 2 घंटे बाद अपने बयान बदलते। भारत को लेकर के भी अच्छा है कि उन्होंने अब तो ये मान लिया है कि नहीं नहीं भाई, मुनीर से मिले तब उनको समझ में आ गया, जब मोदी जी का स्टेटमेंट भी उनके सामने आ गया, दिल्ली से भी आ गया, तब उन्होंने कह दिया है कि नहीं, दोनों देश, हम तो इन दोनों के साथ व्यापार करना चाहते हैं और हमारे लिए अच्छा है कि ये दोनों अभी इस समय उन्होंने युद्ध को रोक दिया है। अब वो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल वो भी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इस समय यही सबसे बड़ी जरूरत है कि इजराइल ईरान के बीच में ऐसा युद्ध आगे न बढ़े जो परमाणु जो क्षमताएं हैं, जिससे विकिरण जिससे होता है, जिससे कि उसके फैलने से, जैसे भोपाल गैस कांड से सैकड़ों लोग मारे गए थे, यदि परमाणु हथियार का इस्तेमाल न भी हो, ये ठीक है कि जहां अनुसंधान हो रहा है वैज्ञानिक मारे जा रहे हैं, जैसा अभी हमने मोसाद की चर्चा की थी, ईरान के भी जो इंटेलिजेंस, उनका भी बहुत अच्छा इंटेलिजेंस रहा है, दुनिया भर में वो काम करते हैं और खास करके अपने देश में भी इंटेलिजेंस का जो काम करते हैं, इंटेलिजेंस का प्रमुख भी इजराइल के निशाने पर आया और मार दिया। क्योंकि वो तो बड़ा, जैसा ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, इजराइल चुन चुन करके मार रहा है और अमेरिका भी कह रहे हैं कि खमेनी को मार देंगे। इसी स्थिति में लेकिन इजराइल के ईरान के इंटेलिजेंस के प्रमुख को मारने पर उन्होंने दूसरा, चूंकि उनके यहाँ तो एक के बाद एक कौन उसका विकल्प होगा तैयार था, और ऐसे बड़े जो भी देश होते हैं उनमें होता है कि नंबर 2 कौन है, और यहाँ तक कि आतंकवादियों में भी आपस में उत्तराधिकारी, डाकुओं में उत्तराधिकारी बन जाता है। तो यहाँ तो इंटेलिजेंस के लोग जो और साथ में काम करते हैं, दूसरा अधिकारी तुरंत सक्रिय होकर काम कर रहा है। इंटेलिजेंस का मतलब ये कि वो इजराइल या और देशों में कहाँ किसको सहयोग हो सकता है, या पड़ोसी देश टर्की क्या कर रहा है, कभी वो क्या कर रहा है, उसका साथ कितना साथ दे रहा है, या ग्रीस का क्या साथ दे रहा है, जो आसपास के हैं, सऊदी अरब क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस के लिए भी दूसरे अभी उनके लिए खड़ा कर दिया। तो लड़ाई जिस ढंग से चल रही है उसमें उनके बड़े नेता ईरान के मारे जा रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, उनके बड़े सेनाधिकारी मारे जा रहे हैं और कहीं भी पीछे हटने को खमेनी तैयार नहीं है। ईरान और अमेरिका और इजराइल का एक ही टारगेट है कि नेतृत्व तो हटे, जिन्होंने इतना सब गड़बड़ किया, जिनके इरादे बहुत ही ऐसे रहे, क्योंकि ये सही है कि 40 साल से जो लोग हैं उनका कहीं उनकी लोकतांत्रिक छवि उस रूप में नहीं, भारत के साथ संबंध होना अलग बात है, लेकिन उनके जो पड़ोसी देश हैं, उनके इवन खाड़ी के देशों में भी डिवीजन है, उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में उम्मीद यही करना चाहिए कि जो भारत जो अपील कर रहा है कि जियो और जीने दो, दोनों देश भारत के भी मित्र हैं। ट्रम्प की बात तो माने न माने, पुतिन की बात, और कहना चाहिए कि पुतिन भी इसीलिए थोड़ा धैर्य रख रहे हैं कि अमेरिका कूदेगा तभी मैं कूदूंगा। चीन नहीं कूदेगा, चूंकि चीन खाली हथियार और दूसरी जो मदद करता है उसका उतना वहां पर इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, केवल अमेरिका की ज्यादा शक्ति न बढ़े उतना पर वो कर रहा है, लेकिन हाँ, रूस निश्चित रूप से ईरान के लिए खुल करके मैदान में आ सकता है। हाँ बिल्कुल, विश्व युद्ध की स्थिति होगी तब तो चीन आएगा, अन्यथा अभी चीन बहुत ही दबे पांव से पर बहुत ही पीछे रहने की स्थिति में कूटनीतिक रूप से भी दिखाई दे रहा है। उम्मीद करना चाहिए कि भारत की शांति की अपील कहीं न कहीं उन तक पहुंचे और दोनों देशों के बीच में एक अच्छे संबंध स्थापित होने के कोई रास्ते खुल सके।